Hello everyone, today we are going to cover from the subject RCD chapter number 3 which is about the class action suits. So इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. हमने अभी इसके पहले कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पढ़ा था सेक्शन 241 से लेकर 244 तक, जो कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात करता है. Now in the chapter 3 class action suit, इसमें section 245 and 246 होता है, plus some rules from 84, 85, 86 and 87. 245 and 246 talks about the class action suits. Meaning है, पहले हम बात करेंगे क्लास एक्शन सूट क्या होता है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसका एवोल्यूशन क्या है, मतलब कब ये क्लास एक्शन सूट इंडिया में आया. If a suit filed by a large group of people having the same or similar injuries caused by the same person, that is उनका cause of action same हो, injury same हो, सेम इंजरीज और कॉज्ड बाय सेम पर्सन, किसी सेम पर्सन ने सेम इंजरी दी हो एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, तो वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं. कॉज ऑफ एक्शन उनका सेम हो एंड सो कलेक्टिवली दे ब्रिंग अ क्लेम टू द कोर्ट रिप्रेजेंटेड बाय वन और मोर पर्सन. कोई एक या उस एक से ज़्यादा पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट पे वो क्लेम को ब्रिंग करके. ओरिजिन क्या है? इन यूएसए द प्रोविजन ऑफ क्लास एक्शन सूट ओरिजिनेटेड इन 1842 में ही यूएसए में ओरिजिनेट हो गया था. क्लास एक्शन सूट्स आर पॉपुलर इन यूएसए, यूके, सिंगापुर एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. एवोल्यूशन इसका इंडिया में एवोल्यूशन कब आया? सत्यम स्कैम के बाद, जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोगों का पैसा वहाँ पे डिफ्रॉड हो गया, तब जाके इंडिया में क्लास एक्शन सूट आया. द कंपनी लॉ कमेटी हेडेड बाय जे ईरानी रिकमेंडेड द प्रोविजन ऑफ क्लास एक्शन सूट इन 2005 बट वर नॉट इंट्रोड्यूस बाय लेजिस्लेशंस एट दैट टाइम. लेजिस्लेशन ने उसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन रिकमेंड कर दी थी जे ईरानी ने इन 2005 में. इन 2009 इंडियंस ईरान दैट इज सत्यम फियास्को हैपेंड. सत्यम फियास्को स्कैम हैपेंड वेयर अकाउंट्स वर मिसस्टेटेड, जहाँ पे इसका जिसके अकाउंट्स मिसस्टेट किए गए थे, एंड द ट्यून ऑफ 7,855 करोड़ का फ्रॉड हुआ था. इंडियन स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ सत्यम स्कैम सॉ देयर मनी गो इन ड्रेन. इंडियन शेयर होल्डर्स जो थे सत्यम कंपनी के, उन्होंने अपनी मनी को गवा दिया. लेकिन सत्यम वॉज ऑल्सो लिस्टेड इन नैस्डैक इन यूएसए. अमेरिकन शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लास एक्शन फ्रेमवर्क रिकवर्ड $125 मिलियन. उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो नैस्डैक में भी लिस्ट था, तो उन्होंने क्या कहते हैं अपनी मनी को रिकवर कर दिया, क्योंकि वहाँ उनके पास क्लास एक्शन, वहाँ उनका क्लास एक्शन फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था. फाइनली इन द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन ऑफ क्लास एक्शन सूट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तब जाके मतलब सत्यम स्कैम के बाद कंपनीज एक्ट ने क्लास एक्शन सूट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. टाइप्स ऑफ क्लास एक्शन सूट: एम्प्लॉयमेंट क्लास एक्शन सूट्स बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय फॉर लेबर लॉ वायलेशन, कंज्यूमर्स क्लास एक्शन सूट बाय ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, सिक्योरिटीज क्लास एक्शन सूट्स बाय शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, मेंबर्स एंड एक्सेट्रा. क्लास एक्शन सूट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शन 37 कहता है, सूट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट. कोई पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर कोई एसोसिएशन हो जो अफेक्ट हुए हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट से, किसी ओमिशन से, जो कि प्रॉस्पेक्टस में दिया अंडर सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, अंडर सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी एंड अंडर सेक्शन 36 फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी. ना अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 245 विच इज टॉक्स अबाउट द क्लास एक्शन सूट. सेक्शन 245 सेक्शन 3 रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन टू फाइल पिटीशन फॉर क्लास एक्शन सूट. कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सके, ये प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स में. रूल है रूल नंबर 84 सबसेक्शन 3 बाई सबसेक्शन ऐसे नहीं बोलेंगे, आई डोंट नो सो क्या बोलते हैं, रूल 84(3) बोल देते हैं. बाय मेंबर्स और डिपॉजिटर्स. मेंबर्स में 2 पॉइंट आते हैं: कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल देन 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लोअर, और मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ द इश्यूड के शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एंड 2% ऑफ इश्यूड के शेयर कैपिटल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एंड इश्यूड शेयर कैपिटल शुड बी फुल्ली पेड अप. एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स. रूल 84.4 में है डिपॉजिटर्स के बारे में, 100 डिपॉजिटर्स और 1/5 ऑफ द टोटल डिपॉजिटर विच एवर इज लोअर, और डिपॉजिटर टू होम कंपनीज ओज एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट. वो डिपॉजिटर जो कंपनी कर्जदार है एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स की. नाउ सेक्शन 245 सबसेक्शन 1 ग्राउंड्स ऑफ क्लास एक्शन सूट्स एंड ऑर्डर सॉर्ट फ्रॉम एनसीएलटी. वो सारे ग्राउंड जिसमें एनसीएलटी क्लास एक्शन सूट को सॉर्ट करती है, कैसे कौन से ऑर्डर वो देती है. टॉक्स अबाउट कौन से एनसीएलटी ऑर्डर दे सकते हैं क्लास एक्शन सूट के लिए. इफ मेंबर, डिपॉजिटर और एनी क्लास ऑफ देम आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, मेंबर इंटरेस्ट और डिपॉजिटर इंटरेस्ट, देन दे कैन मेक एन एप्लीकेशन. अगर कंपनी, मेंबर और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कंपनी में कोई ऐसा अफेयर्स कंडक्ट हो रहा है जो कि प्रीजुडिशियल है, देन वो मेक कर सकते हैं एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इन द फॉर्म एनसीएलटी 9 फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स. ये सारे ऑर्डर्स जो एनसीएलटी प्रोवाइड करती है, रेस्ट्रेन करती है कंपनी को, रोकती है फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वीरियस ऑफ द एमओए एंड एओए. वो सारे एक्ट करने को कंपनी को रोकती है जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बाहर हो. रेस्ट्रेन करती है कंपनी को फ्रॉम ब्रीचिंग करती है, ब्रीचिंग करने से रोकती है प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर्स एज वॉइड. उस रेजोल्यूशन को
वॉइड कर देगी जो शेयर होल्डर ने पास की थी इफ फैक्ट वॉज मिस रिप्रेजेंटेटेड और देयर वॉज सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, अगर उस रेजोल्यूशन में फैक्ट्स को गलत दिखाया गया है और या तो सप्रेस किया गया है मटेरियल फैक्ट्स को। रिस्ट्रेन करना कंपनी को और उसके डायरेक्टर्स को फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन अगर वो कंपनी और उसके डायरेक्टर को रोकना ताकि वो उसमें कोई कुछ अपनी एक्शन ना ले सके जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन हुआ है मटेरियल फैक्ट्स का। रिस्ट्रेन करना कंपनी को फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विच वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सप्रेस करना कि रोकना कंपनी को वो सारे एक्ट करने के लिए जो वॉयलेट करे कंपनीज एक्ट को या फिर किसी और एक्ट को। रेस्ट्रेन करना कंपनी को फॉर एक्टिंग कॉन्ट्रारी मीन्स अगेंस्ट टू द रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर्स, जो रेजोल्यूशन शेयर होल्डर ने पास किया है उसके अगेंस्ट कंपनी को काम करने से रोकना। टू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेशंस और एनी अदर सुटेबल एक्शन फॉर्म अगेंस्ट डैमेजेस और कंपनसेशन क्लेम करना फ्रॉम इट्स अगेंस्ट कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फॉर देयर फ्रॉडुलेंटली अनलॉफुल एंड रॉन्गफुल एक्ट और एनी ओमिशन और मिसकंडक्ट ऑन देयर पार्ट, अगर उन्होंने कोई फ्रॉडुलेंटली अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट किया हो तो उनसे डैमेजेस क्लेम करना, कंपनसेशन लेना। ऑडिटर इंक्लूडिंग इट्स ऑडिटर फॉर्म, पहले तो डायरेक्टर और कंपनी से, फिर ऑडिटर से, फिर एक्सपर्ट और एडवाइजर से, एंड एनी अदर मेंबर रेमेडी एज एनसीएलटी डीम्स फिट। NCLT auditor including audit firm of the company for any improper misleading statement in the audit report for its fraudulent, unlawful and wrongful act, expert advisor consultant of company for any incorrect or misleading statement in any report or for its fraudulent, unlawful and wrongful act, and seek any other remedy as NCLT may deem fit. Now section 245 subsection 2, if member or depositor bring a class action suit against the audit firm of company, then all the partner of that firm shall also be liable who gave improper and misleading statement in audit report. subsection 2 कहता है कि अगर कोई member और depositor class action suit लाता है किसी audit firm के अगेंस्ट, तो उस audit firm में जितने भी partners होंगे वो सारे liable होंगे जो भी उस audit firm की तरह जो audit report दी गई है उसमें improper और misleading statement के for acting fraudulently, unlawful and wrongful. Subsection 4 talks about factors to be considered by NCLT before admitting an application. NCLT कोई भी एप्लीकेशन लेने के पहले ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेगी। वो सारे क्या है, whether the member depositor are acting in good faith, या तो जो मेंबर और डिपॉजिटर जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं NCLT को, वो उन्होंने गुड फेथ में एक्ट किया है कि नहीं while making the application is seeking relief under section 245 subsection 1, any evidence before it regarding insolvent of any person other than director or officer can be in matter of section 245 subsection A to F. इट मीन्स यदि कोई या तो वो मेंबर डिपॉजिटर ने गुड फेथ में काम किया या फिर कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन दैट मैटर, उन लोग कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करो कि डायरेक्टर और ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे उस मैटर में, वेदर कॉज ऑफ एक्शन इन सच विच मेंबर डिपॉजिटर कुड परस्यू देयर ओन इंडिविजुअल राइट्स, कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है जिसमें मेंबर डिपॉजिटर ने परस्यू किया हो अपना खुद का इंडिविजुअल राइट, कोई ऐसा एविडेंस देना इज दैट सच मेंबर डिपॉजिटर इन्वॉल्व इन क्लास एक्शन सूट हु हैव नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट, वो ऐसे एविडेंस देने पड़ेंगे मेंबर और डिपॉजिटर को जो ये प्रूव करे कि उनका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस क्लास एक्शन सूट से, वेदर कॉज ऑफ एक्शन इज रिलेटेड टू एनी, मतलब ये NCLT चेक करेगी कि पर्सनल कोई इंटरेस्ट तो नहीं है ना मेंबर डिपॉजिटर का उस क्लास एक्शन सूट के लिए, उनका कोई इंडिविजुअल राइट, फिर कोई एविडेंस जिसमें इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्टर और ऑफिसर का गुड फेथ, फिर वेदर कॉज ऑफ एक्शन इज रिलेटेड टू एनी एक्ट और ओमिशन विच इज येट टू अकर और इज लाइकली दैट, कोई ऐसा देखना कि जो अभी होने वाला है, या फिर ये देखा जाए कि वो ऑथराइज कर दिया गया है कंपनी को बिफोर इट अकर्स, वो ये देखना कि अब जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अभी हुआ ही नहीं है, वो होने वाला है और वो ऑथराइज किया गया है कंपनी को, ऑथराइज किया गया है कंपनी के द्वारा वो उसके होने के पहले, या फिर रेटिफाइड कर दी जाएगी कंपनी के द्वारा जब वो हो जाएगा। द कॉज ऑफ एक्शन इज एनी एक्ट और ओमिशन विच हैज ऑलरेडी अकर बट लाइकली टू बी रेक्टिफाइड बाय कंपनी, वही पॉइंट यहाँ दोहरा दिया गया है कि कोई कॉज ऑफ एक्शन जो है या फिर ओमिशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन कंपनी उसको रेक्टिफाई करने वाली है, दबाने वाली है। रूल 85 ऑफ NCLT रूल्स 2016 प्रिस्क्राइब एडिशनल ग्राउंड, ये 4 एडिशनल ग्राउंड है, A to F तक तो ग्राउंड है जो NCLT देखेगा बिफोर एडमिटिंग एनी एप्लीकेशन बाय द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर, लेकिन ये 4 एडिशनल ग्राउंड है जो रूल 85 में दिया गया है। ये देखना वेदर द क्लास ऑफ मेंबर्स आर सो मैनी, मतलब कि इतने ज़्यादा तो नहीं है कि वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए उसको एडमिट करना। क्लास ऑफ मेंबर्स की नंबरिंग देखेंगे, दे आर कॉमन क्वेश्चन फैक्ट ऑफ लॉ, ये देखा जाएगा कि जितने भी क्लास एक्शन सूट्स कर रहे हो मेंबर डिपॉजिटर, उनका कॉमन पर्पस होना चाहिए किसी रेमेडी के लिए, कॉमन उनका क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट होना चाहिए, वेदर द क्लेम एंड डिफेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर टिपिकली द क्लेम ऑफ डिफेंसेस ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स। अगर उस मेंबर और डिपॉजिटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में क्लास एक्शन सूट फाइल कर रहा है NCLT को, तो उस रिप्रेजेंटेटिव का वही मोटिव होना चाहिए जो मेंबर और डिपॉजिटर का हो, उसका खुद कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। सेम आर टिपिकली द क्लेम डिफेंसेस, जो उनकी क्लास के मेंबर्स की क्लेम्स हो वही होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव का खुद का कुछ नहीं होना चाहिए। वेदर रिप्रेजेंटेटिव शैल प्रोटेक्ट फेयरली द इंटरेस्ट ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसका इंटरेस्ट क्लास ऑफ मेंबर का इंटरेस्ट फेयरली प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। नाउ द सबसेक्शन 5 इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन NCLT शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू फॉलोइंग
हाँ, एडमिशन के लिए एनसीएलटी ये ड्यू रिगार्ड करेगा, मतलब एक बार जब एडमिशन हो गया एप्लीकेशन का तो फिर एनसीएलटी क्या करेगा, मतलब इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन हो जाता है तो एनसीएलटी फिर उसके बाद क्या करता है, पब्लिक नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑल टू ऑल मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ दैट क्लास इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब किया गया है अब रूल्स में। पब्लिक नोटिस दी जाएगी और वो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स में। रूल नंबर 87, विद इन 7 days ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 7 दिन के अंदर जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है मेंबर डिपॉजिटर के द्वारा एनसीएलटी में फॉर क्लास एक्शन सूट, तो उसके 7 days के अंदर पब्लिक नोटिस दी जाएगी इन फॉर्म एनसीएलटी 13 शैल बी पब्लिश इन प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर बोथ हैविंग सर्कुलेशन ऑफ स्टेट वाइज, मतलब जहाँ पे कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पे दिया जाएगा। सच नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन, कहाँ का उसको पब्लिश किया जाएगा, कंपनी की वेबसाइट में, एनसीएलटी की वेबसाइट में, आरओसी की वेबसाइट में, एमसीए की वेबसाइट में एंड स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में। द डेट ऑफ पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर शैल बी द डेट ऑफ सर्व नोटिस टू ऑल द मेंबर्स एंड डिपॉजिटर, जिस दिन न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हो गया वहाँ से मान लिया जाएगा कि ये नोटिस सारे मेंबर्स और डिपॉजिटर को पहुंचा दी गई है। कंटेंट ऑफ पब्लिक नोटिस, कंटेंट क्या होगा पब्लिक नोटिस का, नेम ऑफ लीड एप्लीकेंट, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, रिलीफ सॉर्ट, statement that application was made by requisite, number of members and depositors, statement of NCLT has admitted the application, date, time में opt out facility, time within which representation can be made to NCLT। फिर आता है द कॉस्ट ऑफ सूट, जो भी कॉस्ट होगा सूट का वो बॉन्ड किया जाएगा एप्लीकेंट्स के द्वारा, लेकिन उसको आगे कंपनी के द्वारा उससे ले लिया, बल्कि रिफंड रीइंबर्स कहते हैं, रीइंबर्स कर लिया जाएगा। और दोज पर्सन हु एक्टेड वर ऑपरेसिव, या तो कंपनी के द्वारा उसको रीइंबर्स किया जाएगा या फिर वो उस पर्सन के साथ द्वारा रीइंबर्स किया जाएगा जिसने ऑपरेसिव मतलब गलत काम किया है। 245 कंटिन्यूड है क्योंकि 245 का हमने ये पढ़ा था, 245 सबसेक्शन 5 का ये पढ़ा था कि एक बार एप्लीकेशन होने के बाद एनसीएलटी क्या क्या करता है, तो पब्लिक नोटिस देता है, ये अभी हमने पब्लिक नोटिस के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद पढ़ा है ऑल सच सिमिलर एप्लीकेशन शैल बी कंसोलिडेटेड इनटू वन, वो सारे सिमिलर एप्लीकेशन एक में हो जाएंगे जहाँ पे मेंबर और डिपॉजिटर का सेम मोटिव होगा, मतलब इनका सेम किसी सेम पर्टिकुलर पे उन्होंने क्लास एक्शन सूट फाइल की होगी। मेंबर डिपॉजिटर शैल बी अलाउड टू चूज देयर लीड रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीड रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं टू एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, एंड इफ कंसेंसस इज नॉट अचीव बिटवीन देम देन एनसीएलटी शैल चूज देयर लीड रिप्रेजेंटेटिव। अगर उन सब मेंबर्स और डिपॉजिटर के बीच में कोई एक मता, अगर कंसेंसस का मतलब होता है एक मता नहीं बन पा रही है तो एनसीएलटी उनका लीड रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा। 2 क्लास एक्शन सूट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन नॉट पॉसिबल, कोई 2 क्लास एक्शन सूट किसी एक कॉज पर नहीं होता है, और कॉस्ट ऑफ सूट जो होता है वो रूल 87 में प्रिस्क्राइब किया गया है कैसे कॉस्ट ऑफ सूट होगा। क्या ना मेंबर और डिपॉजिटर ऑप्ट आउट फैसिलिटी ऑफ क्लास एक्शन सूट, ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी जाती है, हाँ दी जाती है एज पर रूल 86। रूल 86 के बारे में ये है, बाई सबमिटिंग एनसीएलटी 1 एंड टेकिंग एनसीएलटी अप्रूवल, एनसीएलटी 1 फॉर्म सबमिट करके एनसीएलटी की अप्रूवल ली जाती है। दे कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम द क्लास एक्शन सूट, अदरवाइज ऑल द मेंबर्स डिपॉजिटर ऑफ दैट क्लास शैल बी डीम्ड टू बी इन्वॉल्व इन क्लास एक्शन सूट। या तो एनसीएलटी 1 में एनसीएलटी की फॉर्म सबमिट करके एनसीएलटी की अप्रूवल ले लो और ऑप्ट आउट ले लो उस क्लास एक्शन से, वरना तुम डीम टू भी माने जाओगे कि तुम उससे इन्वॉल्व हो क्लास एक्शन सूट में। आफ्टर ऑप्टिंग आउट, अगर तुम ऑप्ट आउट ले लेते हो, दैट मेंबर और डिपॉजिटर कैन क्लेम रिलीफ, वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अंदर एनी अदर लॉ इफ नेसेसरी प्रोविजन ऑफ रिलीफ एग्जिस्ट इन दैट अदर लॉ। कोई किसी अगर उन्होंने ऑप्ट आउट ले लिया तो किसी और लॉ के अंदर अपने नेसेसरी प्रोविजन की रिलीफ पा सकते हैं अगर किसी अदर लॉ में वो रिलीफ दी गई हो तो। 245 सबसेक्शन 6 एनसीएलटी ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग ऑन, किस पर बाइंडिंग होगा, कंपनी, ऑल मेंबर, डिपॉजिटर, ऑफिसर, डायरेक्टर, ऑडिटर्स इंक्लूडिंग इट्स फर्म, एक्सपर्ट, एडवाइजर, कंसल्टेंट एंड एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू कंपनी। सबसेक्शन 7 एनसीएलटी ऑर्डर अगर कंप्लाइड नहीं करते तो कंपनी पे आता है मिनिमम 5 लाख टू मैक्सिमम 25 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे आता है इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन अप टू 25,000 टू मैक्सिमम 1 लाख। सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन 5 इन फॉरवर्लर्स और वेक्सेशियस, देन एनसीएलटी में ऑर्डर एप्लीकेंट टू पे अपोजिट पार्टी कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर एप्लीकेशन गलत फाइल की गई होगी तो एनसीएलटी ऑर्डर करता है एप्लीकेंट को कि ताकि वो अपोजिट पार्टी को पे कर सके एक कॉस्ट जो कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सबसेक्शन 9 नो क्लास एक्शन सूट पॉसिबल अगेंस्ट बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट फाइल नहीं होता है। सबसेक्शन 10 क्लास एक्शन सूट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 सबसेक्शन 1 कैन बी फाइल्ड बाय पर्सन, ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग पर्सन अफेक्टेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन इतना। क्लास एक्शन सूट फाइल हो जाती है एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा जो अफेक्टेड होते हैं किसी एक्ट और ओमिशन के द्वारा जिसकी ग्राउंड्स 245 सेक्शन 1 में दी गई है। अगर सेक्शन 246 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 337 टू 341 बोथ इंक्लूसिव ऑफ वाइंडिंग अप का जो प्रोविजन है शैल अप्लाई म्यूटेंटिस सेम, इसका मतलब होता है सेम टू एप्लीकेशन फाइल इन अंडर सेक्शन 241 एंड अंडर सेक्शन 245। जैसा 241 और 245 एप्लीकेशन फाइल की जाती है वैसा ही सेम वाइंडिंग अप के प्रोविजन में भी फाइल होता है। नाउ हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट, रिक्विजिट नंबर ऑफ मतलब जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डिपॉजिटर। मेंबर्स कौन होते हैं, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर्सन हु अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम मेंबर, जिन्होंने राइटिंग में अग्री किया कि वो मेंबर बनेंगे, या फिर जिनको शेयर अलॉट किया गया है उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स
नंबर्स में डाला गया है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी में नेम एंटर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में उनका नाम जो एंटर्ड होता है एज अ बेनिफिशियल ओनर, हु द डिपॉजिटर, अ मेंबर हु गिव डिपॉजिट टू कंपनी अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 एंड अ पर्सन हु गिव डिपॉजिट टू एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76 दिया डिपॉजिटर। कहाँ फाइल कर सकते हैं क्लास एक्शन सूट? एनसीएलटी में, जिसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। किसके खिलाफ? कंपनी, उसके डायरेक्टर्स और ऑफिसर के खिलाफ, ऑडिटर उसके इंक्लूडिंग उसकी ऑडिट फर्म एंड एक्सपर्ट एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। नाउ क्लास एक्शन सूट अंदर वेरियस लॉ, अलग अलग लॉज के अंदर क्लास एक्शन सूट होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सीवीपीसी में पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन सूट, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 37 है सेक्शन 245 पर टॉक्स अबाउट द क्लास एक्शन सूट जो भी हमने पढ़ा। कॉम्पिटिशन एक्ट पर एनी पर्सन कंज्यूमर ऑन एसोसिएशन हैविंग सेम कॉज ऑफ एक्शन, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर ऑफ गुड सर्विसेज हैविंग सेम कॉज ऑफ एक्शन। नाउ सेक्शन 245 और 241 एंड 245 में क्या डिफरेंस है? इसमें मेंबर्स कैन अप्लाई, इसमें मेंबर्स डिपॉजिटर एनी क्लास ऑफ देम कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई फॉर व्हाट? किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? फॉर ऑपरेशन एक्ट एंड एप्लीकेशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट इज मस्ट बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें लिखा है कि फॉर किसी पिछले ऑपरेशन एक्ट के लिए एप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जो प्रेजेंट में हुआ हो उसी के लिए हम क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन 241 में कोई पास्ट ऑपरेशन हुआ हो उसमें हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? इफ अफेयर्स कंडक्टेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एप्लीकेशन पॉसिबल। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट 241 जो होता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, लेकिन क्लास सेक्शन 245 में पब्लिक इंटरेस्ट कवर नहीं होता है। सीजी कैन मेक एप्लीकेशन, 241 में सीजी एप्लीकेशन मेक कर सकता है, लेकिन 245 में नहीं। 241 में एनसीएलटी कैन वेव ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फाइल एप्लीकेशन, लेकिन 245 में वो वेव ऑफ नहीं कर सकता। 241 में ऑडिटर एक्सपर्ट नॉट इंक्लूडेड, लेकिन 245 में इंक्लूडेड रहते हैं। पब्लिक नोटिस 241 में कोई पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन 245 में पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म एनसीएलटी 13। कंसोलिडेशन 241 में वेरियस एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाले एप्लीकेशन कंसोलिडेट नहीं होते, लेकिन 245 क्लास एक्शन सूट वाले कंसोलिडेट हो सकते हैं। 241 एप्लीकेशन इन डिफरेंट बेंच ऑफ एनसीएलटी इज पॉसिबल। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग बेंचेस एनसीएलटी के पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्लास एक्शन सूट सिर्फ एनसीएलटी के न्यू दिल्ली वाले बेंच में ही पॉसिबल है। यहाँ पे रूल 84 है। रूल 84(1) द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245(1) हैज टू बी फाइल्ड इन फॉर्म एनसीएलटी 9। इस फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। और पॉइंट 2 में होता है कि कॉपी ऑफ एवरी एप्लीकेशन सर्व्ड ऑन द कंपनी रिस्पॉन्डेंट एंड सच अदर पर्सन डायरेक्टेड बाय द एनसीएलटी, और उसकी कॉपी कंपनी को और उसके रिस्पॉन्डेंट को देनी पड़ती है और सच अदर पर्सन जो एनसीएलटी का है। सबसेक्शन 3 हमने देखा कि रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू फाइल पिटीशन अंडर सेक्शन 245(1) एंड सबसेक्शन 84(4) का है रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर टू फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 245 सबसेक्शन 1. So this is all about the chapter 3 class action suit, section 245 and 246, rule 84, 85, 86 and 87. Link to the notes of this chapter is in the description below. Like this video, share and subscribe for more content like this, and thank you.